1 जून 2013 दो भाइयों के बीच एक बेहद खौफनाक चैट चल रही थी। एक भाई नेपाल की पहाड़ियों में कहीं छिपा बैठा था और दूसरा कराची में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की सुरक्षित पनाह में। जरा सोचिए, इस एक चैट ने पूरी भारतीय इंटेलिजेंस की नींद उड़ाकर रख दी थी। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे खूनखार आतंकवादी को पकड़ने की कहानी डिकोड कर रहे हैं जो हमारे सिस्टम के लिए सचमुच एक भूत बन चुका था। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। क्या पाकिस्तान में तुम्हें न्यूक्लियर बॉम्ब मिला? ये लाइन सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? ये कोई एक्शन फिल्म का डायलॉग नहीं था। ये इंडियन मुजाहिदीन के मास्टरमाइंड यासीन भटकल और उसके भाई रियाज के बीच की असल बातचीत थी। यासीन भटकल ये कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं था। इसके सिर पर 35 लाख रुपए का भारी भरकम इनाम था। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दांव पर कितना कुछ लगा था। एक न्यूक्लियर हमले की साजिश रची जा रही थी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इतने बड़े मास्टरमाइंड को पकड़ना इतना मुश्किल क्यों हो रहा था और कैसे हमारा सिस्टम इस अदृश्य मास्टरमाइंड के सामने हार मान रहा था। सिर्फ 13.6%। जी हां, आपने सही सुना। उस दौर में स्लीपर सेल आतंकियों को ट्रैक करने का हमारा सक्सेस रेट बस इतना ही था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाकी के 86% से ज्यादा आतंकी सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। और यासीन भटकल, वो भी उसी 86% का हिस्सा बन चुका था जो किसी भी एजेंसी के हाथ नहीं आ रहा था। और उसके इस तरह आज़ाद घूमने की कीमत देश को बहुत भारी चुकानी पड़ी। 2008 से 2013 तक का वक्त अहमदाबाद, पुणे, मुंबई और हैदराबाद एक के बाद एक धमाके होते गए। भारत के 12 अलग अलग राज्यों में 220 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान चली गई। और इन सब के पीछे दिमाग किसका था? सिर्फ एक ही इंसान का, यासीन भटकल। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज से लगातार बच कैसे रहा था। दरअसल उसने काम करने का तरीका ही बदल दिया था। शुरुआत में उसने आजमगढ़ मॉडल अपनाया, जहां पढ़े लिखे इंजीनियर और आईटी वाले लड़के शामिल थे, लेकिन उनका डिजिटल फुटप्रिंट होता था तो उन्हें ट्रैक करना आसान था। फिर यासीन ने दिमाग लगाया और दरभंगा मॉडल शुरू किया। उसने सीधे अनपढ़ और ग्रामीण युवाओं को चुना। कोई स्मार्टफोन नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, मतलब जीरो डिजिटल फुटप्रिंट। और इसी चीज ने उसके नेटवर्क को पूरी तरह से अदृश्य बना दिया था। और खुद यासीन, वो किसी परछाई से कम नहीं था। ना कोई अपना फोन, ना कोई अपना ईमेल। कराची में आकाओं को मैसेज करना होता तो वो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए फोन ऑन करता और फिर सिम तोड़कर फेंक देता। वो लगातार अपना हुलिया बदलता रहता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2009 में कोलकाता में उसे जाली नोटों के शक में गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी कि वो कौन है, और वो मजे से जमानत लेकर बाहर निकल गया। लेकिन कहते हैं ना, हर अपराधी कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का दूसरा पड़ाव, अगस्त 2013 का वो अनऑफिशियल ऑपरेशन जिसने सब कुछ बदल दिया। 13 अगस्त 2013 पटना में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी की एक बहुत ही सीक्रेट और गंभीर मीटिंग चल रही थी। तभी अचानक नेपाल से उनके एक इन्फॉर्मर का कॉल आता है। टिप ये थी कि पोखरा में एक शख्स डॉक्टर यूसुफ बनकर यूनानी दवाइयां दे रहा है। बाल छोटे हैं, क्लीन शेव है, और सबसे चौंकाने वाली बात, डॉक्टर यूसुफ बिल्कुल वही नाम था जो यासीन ने दरभंगा में अपना नेटवर्क खड़ा करते वक्त इस्तेमाल किया था। खबर पक्की लग रही थी तो तुरंत दिल्ली हेडक्वार्टर को फोन घुमाया गया। लेकिन यहां सिस्टम के अंदर ही एक बड़ा टकराव हो गया। दिल्ली ने परमिशन देने से साफ मना कर दिया। उनका तर्क था कि अगर नेपाल में कोई गलत आदमी पकड़ा गया तो बहुत बड़ा कूटनीतिक बवाल मच जाएगा। लेकिन एसओजी के जॉइंट डायरेक्टर अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्हें डर था कि अगर ये शख्स बच निकला तो देश में और धमाके होंगे। तो उन्होंने क्या किया? अपनी नौकरी दांव पर लगा दी और इस अनऑफिशियल मिशन को हरी झंडी दे दी। अब चूंकि ये मिशन अनऑफिशियल था तो इसके नियम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सोचिए, एक न्यूक्लियर बॉम्ब की साजिश रचने वाले आतंकी को पकड़ने जा रहे हैं, और निर्देश क्या हैं? पास में कोई सरकारी आईडी नहीं होगी, हथियार तो बिल्कुल नहीं ले जाने हैं, टीम को सिर्फ और सिर्फ टूलिस्ट बनकर रहना है। और सबसे बड़ी बात, इस मिशन के लिए कोई सरकारी फंड नहीं था। एसओजी लीडर को नेपाल में सिम कार्ड खरीदने के लिए अपने दोस्त से 400 रुपये उधार लेने पड़े थे। मतलब देश के सबसे बड़े दुश्मन को पकड़ने के लिए उधारी के 400 रुपये। तो चलिए चलते हैं सीधे नेपाल के पोखरा में, जहां उधार के पैसों और बिना हथियारों के हमारी टीम पहुंच चुकी थी। और शुरू होती है निगरानी। पोखरा में एसओजी के कमांडोज बिल्कुल आम टूरिस्ट्स की तरह चटक रंग की टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे।
उन्होंने उस संदिग्ध यूनानी डॉक्टर का पता लगाया और अपने इन्फॉर्मर को एक मरीज बनाकर उसके पास भेजा। इन्फॉर्मर को 3 बहुत ही खास निशान कंफर्म करने थे। माथे पर पीछे की तरफ समारे हुए बालों का गुच्छा, माथे पर कटने का एक पुराना हल्का निशान और आगे के 2 दांत जो थोड़े बाहर की तरफ निकले हों। इन्फॉर्मर ने न सिर्फ उन निशानों को देखा बल्कि जासूसी का एक मास्टर स्ट्रोक भी खेला। उसने अपनी जेब में फोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन रखा था और उस डॉक्टर की आवाज रिकॉर्ड कर ली। जब दिल्ली के टेक्निकल विंग ने उस ऑडियो का एनालिसिस किया तो नतीजा बिल्कुल साफ था। आवाज का लहजा दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र का था। बिंगो, बिल्कुल वहीं का जहां यासीन भटक कल पला बढ़ा था। अब ये 200% कंफर्म हो चुका था कि वह डॉक्टर यूसुफी यासीन भटकल है। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे अहम और तनावपूर्ण हिस्सा, क्लाइमैक्स। 28 अगस्त की वो बारिश वाली रात। कूटनीतिक दबाव के बाद आखिरकार नेपाल पुलिस की एक टीम उस घर के अंदर दाखिल होती है। एसओजी की टीम बाहर अंधेरे में मूसलाधार बारिश में खड़ी होकर बस इंतजार कर रही थी। 10 मिनट बीत जाते हैं, अंदर से कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। फिर 30 मिनट हो जाते हैं। लगभग पौना घंटा होने को आया। बाहर बारिश में भीग रही हमारी टीम के पसीने छूटने लगे। क्या हुआ होगा अंदर? क्या वो पिछले दरवाजे से भाग गया? क्या उसने पुलिस को कोई चकमा दे दिया? सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा था। तभी रात के ठीक 10 बजे एसओजी लीडर का फोन बजता है। दूसरी तरफ इंडियन एम्बेसी का एक बड़ा अधिकारी था और वो आग बबूला हो रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, वो एक बेगुनाह टरबाइन इंजीनियर है। तुम दोनों देशों के रिश्ते खराब कर दोगे। इस ऑपरेशन को तुरंत रोक दो। असल में अंदर यासीन भटकल ने अपना शातिर दिमाग लगा लिया था। उसने इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला कि नेपाल पुलिस को सच में लगा कि वो कोई मासूम इंजीनियर है। लेकिन एसओजी लीडर ने जो जवाब दिया उसने सबकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने बहुत शांति से पूछा, सर जरा लॉजिक लगाइए। एक हाईली क्वालिफाइड टरबाइन इंजीनियर नेपाल के एक छोटे से अंधेरे कमरे में छुपकर यूनानी दवाइयां क्यों बेचेगा? बस इस एक सटीक लॉजिक ने उस अधिकारी को चुप करा दिया। ऑपरेशन आगे बढ़ा। पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती दिखाई और रात 10:10 पर यासीन भटकल टूट गया। उसने मान लिया कि हाँ, वही यासीन है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस कमरे में एक और बड़ा सरप्राइज था, पूरे 10 लाख रुपए का। जी हां, 1 मिलियन। यासीन के साथ उस कमरे में जो दूसरा आदमी था वो असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी था। वो भी एक खूंखार बॉम्बर था जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। ये तो इंटेलिजेंस टीम के लिए एकदम डबल जैकपॉट साबित हुआ। तो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अब पकड़ में था। 29 अगस्त की सुबह उन्हें बिहार बॉर्डर पर भारत लाया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, यानी ऑपरेशन के नतीजे और उसका श्रेय किससे मिला, वो जानना भी बहुत जरूरी है। सच कहूं तो ऑपरेशन के बाद की हकीकत थोड़ी कड़वी है। एक तरफ वो राजनेता और दिल्ली के बड़े अधिकारी थे जिनका इस ऑपरेशन में 0 इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन टीवी पर आकर पूरा क्रेडिट उन्होंने ही लिया। और दूसरी तरफ हमारी वो अंडरकवर टीम जिसने बिना हथियारों के दूसरे देश में अपनी जान जोखिम में डाली। उन्हें क्या मिला? भारत के इतिहास के सबसे बड़े आतंकी को पकड़ने के बावजूद कोई वीरता पुरस्कार नहीं मिला। बस एक कमेंडेशन लेटर और 1 लाख रुपए का इनाम जो पूरी टीम में बांट दिया गया। खैर, भले ही उन्हें मेडल ना मिला हो, लेकिन अगर हम बड़े परिदृश्य की बात करें तो इस ऑपरेशन का इम्पैक्ट बहुत विशाल था। इंडियन मुजाहिदीन का नेटवर्क लगभग पूरी तरह से टूट गया। भारत में सीरियल ब्लास्ट का वो खौफनाक दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया। और आज यासीन भटकल दिल्ली की तिहाड़ जेल के सेल नंबर 2 में अपनी सजा काट रहा है। हाँ, उसके भाई आज भी कराची में छिपे हैं, लेकिन भारत के अंदर मौजूद उनका सबसे बड़ा और खतरनाक मोहरा हमेशा के लिए कट चुका है। तो जाते जाते ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल छोड़ जाता है। जब बिना फंड वाले, अपनी जान की बाजी लगाने वाले अधिकारी अपने सीनियर्स के आदेशों के खिलाफ जाकर भी राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे बड़े खतरों को खत्म करते हैं, तो क्या हमारा सिस्टम वाकई सही नायकों को उनका हक और सम्मान देता है? आप खुद सोचिएगा। उम्मीद है आज का ये विश्लेषण आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेगा। सुरक्षित रहें और सीखते रहें।